जी, और मुस्कुराहट के साथ अगर बातचीत शुरू हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो सब कुछ हो रहा है, टेलीविजन पे बहस चल रही है, और टेलीविजन पे बहस कहां चल रही है सबको पता है, लेकिन देश को जवाब दो, गंभीरता के साथ सवाल पूछता है। और हफ्ते की जो बड़ी खबरें होती हैं उस पर हम एक बार आपके पास बीच में आते हैं, लिहाजा हम उसी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं चिर परिचित चेहरे हैं, उन पर तारुफ कराने का, परिचय कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हाँ औपचारिकताएं जरूरी हैं तो मैं भी वो पूरी करता हूं। अजय उपाध्याय जी आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये होगी, एक बोलेगा एक जवाब देगा, एक बोलेगा एक जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ आएंगे। आज रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। भाटी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने बात कही थी कि टेलीविजन पे बहस जहां होनी चाहिए वहीं पे होनी चाहिए, मुद्दों के साथ होनी चाहिए और मुद्दों पे ही होनी चाहिए। मुस्कुराहट की वजह यह थी क्योंकि टेलीविजन पे दिखी मुस्कुराहट हंसते हुए मेरी, उसका कारण यह था कि बहस कहां हो रही है इस पर बात हो रही थी। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, 30 तारीख को खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा कहें उसको, हाथ जोड़ो का अभियान जो है, बहुत साफ तौर से साफगोई के साथ यह बात कही गई कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो विचारधारा की बात थी, हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो पॉलिटिकल लड़ाई है या पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने की बात है। लिहाजा दोनों अभियान वो 26 मार्च तक चलेगा, ये 30 को खत्म हो जाएगा, वो 26 तारीख मार्च तक चलेगा। दोनों यात्राओं और दोनों अफेयर्स की बात है जो इसमें हम आज बातचीत के लिए जुड़े। पहला सवाल यही, और मैं सबसे पहले बीजेपी से मुखातिब होना चाहता हूं कि हाथ जोड़ो यात्रा जो है, हाथ से हाथ जोड़ के बोले कि ये बंटवारे की जो बात हो रही थी, ये जो टूटन की बात थी समाज में, उसको पाटा गया है और समाज को जोड़ने के लिए हाथ से हाथ जोड़ने की बात कही गई है, और चाहे भारत जोड़ो की बात कही गई। देखिए, कांग्रेस की यात्रा अंतिम चरण में है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, इस वाक्य से भी आप और जनता बहुत कुछ समझ सकती है। उस यात्रा के दौरान भी लोगों ने देखा कि हाथ से हाथ जोड़ करके ही लोग चल रहे थे, तो नाम बदल जाए, काम बदल जाए, ये जरूरी है। देश को तोड़ने की बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा होती रही पूरी यात्रा के दौरान। देश को कैसे जातीय वोट बैंक में बांटा गया, इसकी कोशिशें, इसके सुझाव भी हुए। हिंदुत्व के ऊपर और हिंदू के ऊपर बात हुई, सावरकर के ऊपर बात हुई। मुद्दों की बात में राहुल गांधी जी की ये यात्रा जब खत्म हो रही है, अंतिम चरण में है कांग्रेस की यात्रा, तो उसके बाद उनको क्या खोया क्या पाया विभाग की एक बैठक भी करनी चाहिए, और उसमें राहुल गांधी जी जब हिसाब किताब करेंगे तो वो पाएंगे कि पहले से कहीं अधिक नुकसान उनकी और उनकी पार्टी की छवि को कुछ मुद्दों पर हुआ। पार्टी हिंदू विरोधी है, पार्टी राष्ट्रवाद की जगह तुष्टीकरण की ओर और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। जब पार्टी कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय की सेना पिट रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए जिसके ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी की छवि पहले से ज्यादा नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों ने एक्सपेक्ट किया, जहां पे उन्होंने बात कही कि पार्टी जब आज चल रही थी भारत जोड़ो के साथ, इन मुद्दों पे साफगोई के साथ अगर बात रखी जाती तो बहुत अच्छा होता। इन्होंने कहा कि वो तमाम सारे इल्जाम इन्होंने लगाए आपके सामने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंतिम यात्रा, जो ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा अंतिम चरण में है। योर आंसर। विप्लव जी की जो चर्चाएं अभी उन्होंने की है और जितनी बातें रखी है, जो बौखलाहट, जो छटपटाहट, जो इनमें जो एक दर्द है, यही हमारी यात्रा की सफलता का पैमाना मैं मान रहा हूं फिलहाल। यदि ये इतनी बौखलाहट इनकी नहीं होती तो मैं मानता कि शायद हम सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी है और जायज है इनका वो बौखलाहट। सावरकर पर क्यों प्रश्न किया आपने? जो सावरकर जी ने जो हिंदुत्व वाला जो अपना एंगल दिया था, जो किताब लिखी थी जिसमें हिंदू दर्शन के विपरीत उन्होंने अपनी विचारधारा को रखी, इस पर क्यों प्रश्न किया आपने? आरएसएस पर क्यों आप प्रश्न करते हैं? हिंदू और हिंदुत्व, आरएसएस पर नहीं, हिंदू दर्शन पर सब है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो कई बार चर्चा हो गई है बेवजह, हम फिर उसी पर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने रखा कि देश में डर और हिंसा का माहौल
और किस तरह नफरत फैल रहा है। अंत में आप देखिए भागवत जी को भी आना पड़ा और मोदी जी को भी कहना पड़ा सबका साथ, सबका विकास और मुसलमानों पर भी करो ध्यान। ये किया, अलग बात है कि वो दिखावा है, ये सबको पता राइट। है। मैं एक 10 इनिशियल सेकंड से दे सकते हैं, 10 सेकंड से। ऑफ कोर्स, अरे क्या बात। महंगाई और बेरोजगारी इस देश में कितना बड़ा मुद्दा था। वैचारिक आधार पर हमारा वो भारत जोड़ो यात्रा रहा। वैचारिक आधार वो पूर्ण होने की स्थिति में है, क्योंकि ये वैचारिकता के दूर दूर तक नहीं उस पैमाने को पा रहे हैं। और अब जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, सबको साथ लेने का ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है। और हम पहले भी करते थे। वेरी वेल टेकन। मैं विप्लव मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले मैं एक बार इंट्रोडक्टरी सबसे ले लेता हूं, देन यू कैन रिएक्ट। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को वंदे मातरम, भारत माता की जय और सत्य सनातन धर्म की जय। देखिए ये नया आपने फिर से ये भी जोड़ा है आपने, क्योंकि सनातन के ऊपर इस समय में लगातार कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो भारत तोड़ो यात्रा में हो और चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो जाए, लेकिन सनातन का अपमान लगातार कांग्रेस का एजेंडा है और वो चला रही है। लेकिन प्रतीक जी, सितंबर 7 से जैसे ही शुरू की राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा, तो इसमें उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि उनकी क्रेडिबिलिटी और दबाकर जमीन पर चली गई, भारतीय सेना के अपमान के साथ और हिंदुत्व के अपमान के साथ। देश विरोधी तत्व उनकी यात्रा में लगातार सक्रिय और सम्मिलित रहे और साथ ही साथ उनकी पार्टी को रसातल में ले जाने के लिए उनका एक और योगदान, चाहे वो आप गुजरात का चुनाव देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव देख लीजिए। साथ ही एक चीज कोई गिना दीजिए जिसमें लगा कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। पूछा जाना चाहिए ना, बताइए ना। मुझे मालूम था ये आप मेरी तरफ देख रहे हैं। और ये उन्होंने कहा कि एंकर ने अभी तक एक बार भी नहीं पूछा, कि बीजेपी से भी नहीं पूछा, और आपने भी वही सेंटेंस बीजेपी वाला दोहराया। तो मैं आपसे पूछूंगा, बीजेपी वाला नहीं दोहराया नहीं, मैंने आप ही ने दोहराया ना, तो मैं आपसे पूछूं तो आखिर कौन सा हिंदू वाला अपमान किया, वो जानना चाहिए ना। सावरकर का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, देश के शहीदों का अपमान, तपस्या और पूजा, इसमें विच्छोद, यह भी हिंदुत्व का अपमान है। लगातार हिंदुओं का सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात। आप देखिए ना किस प्रकार से राहुल गांधी जी की यात्रा में जो लोग जुड़ रहे थे वो सदैव सनातन धर्म के लिए विरुद्ध कार्य करते रहे हैं। मिशनरीज का पूरा सहयोग इसके अंदर रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, भारतीय सेना का अपमान भी इसी यात्रा में हुआ। चीन के एजेंट की तरह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने विश्व पटल पे किया, भारतीय सेना पिट रही है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा दुखद विषय है। रहमानी साहब, योर टर्न। सर देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का ताल्लुक है, वो बहुत ही उन्होंने बहुत सोच समझ के उसे कार्व आउट किया है, रूट को भी। आप जानते 30-35 साल की राजनीति को आपने खूब देखा है प्रतीक, आपको मालूम है कि राजनीति ने कितने मोड़ लिए हैं इस पूरे के पूरे ज़माने में। आज की तारीख में जितना स्पेस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑक्युपाई कर लिया है, और वो सारा का सारा कांग्रेस से किया है। 15 स्टेट्स में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और 5 यूनियन टेरिटरीज में नहीं है संगठन। और अभी जो यात्रा निकली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरा रूट आप उठा के देखें तो बहुत थोड़ा सा वो रूट है जो जहां पर कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। जहां नॉन एग्जिस्टेंस है वहां पर ये यात्रा गई नहीं, यानी दिल्ली में बहुत थोड़ी सी गई, यूपी में बहुत थोड़ी सी गई, बाकी सारे का सारा वो रूट है जहां पर कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। तो जो पार्टी 15 रियासतों में मौजूद ही ना रहे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना बचाओ, 5 यूनियन टेरिटरीज में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचाओ, 200 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे कंटेस्ट करने की पोजीशन में आज रह गई है कांग्रेस। बाकी जगहों पे रीजनल पार्टीज है जो बीजेपी से मुकाबला कर रही है या आपस में कर रही है। ये आज की सिचुएशन है। उस सिचुएशन में सर्वाइवल की है ये कोशिश जो कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरी बात, जो सनातन की बात बार बार की जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपने सवाल भी किया कि स्पेसिफिक कोई उदाहरण दे, उसका इसको स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के पूजा में भेद, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। सवाल बहुत बड़ा अपमान है कि आप पूजा पद्धति को सर इसीलिए अलग कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। राहुल गांधी जी जब कोर्ट में जनेऊ पहन के घूमते हैं तब वो तपस्या करते हैं कि पूजा करते हैं, ये पूछने वाली बात होगी। हिंदू के अंदर ये भी अपने आप में बोला नहीं था आपके बीच में। भाई रहमानी जी ने तो बोला नहीं आपके बीच में। मैं कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद के चेयरमैन जब भारत जोड़ो यात्रा की
हिमायत करते हैं तो क्या वो भी सनातन का अपमान किसने करते कर दी? हैं? क्या अयोध्या किसने कर दी? अयोध्या के कैसी जो बातें संत कर रहे हैं रहमानी साहब? राइटर रहमानी साहब ने चश्मा साफ कीजिए, जानकारी को अपडेट कीजिए। ये पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल रखिए, धार्मिक नहीं है, वरना तो फिर अयोध्या के संतों पर सवाल खड़ा हो जाएगा जिन्होंने खत लिख के भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत की। आरएसएस ने अभी तक एक लफ्ज जो है उसके खिलाफ ये बोला पूरे नहीं देश के सामने प्रोपेगेंडा फिर से रहमानी साहब देखिए आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं साहब, आप प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मशहूर हैं। नहीं कहा, एक लफ्ज नॉन फैक्चुअल नहीं कहा, राइट, जो फैक्चुअल नहीं है इसके अंदर, एक भी चीज सही नहीं है। कांग्रेस में ये क्या ये झूठ है? बताइए। मैं पहले इंट्रोडक्टरी ले रहा हूं, उसके बाद शैलन जी आपका वक्तव्य, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, जो यात्रा का शीर्षक है ना भारत जोड़ो, मुझे इस पर ही आपत्ति है। अगर भारत के स्टेक की मैं बात करूं, राष्ट्र के तौर पे, जो राहुल गांधी जी के नाना जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी की द्वारा दी गई जो परिभाषा है कि भारत सिर्फ भूभाग नहीं है, इसके अंदर लोग, पेड़ पौधे सभी कुछ आते हैं। तो मेजर स्टेक में जो दो चीजें हैं, एक भूमि का टुकड़ा और दूसरा जो है लोग। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि आजादी के वक्त जो भारत जो आपके समय टूटा हुआ था, तो क्या यात्रा आप जो है भारत से बाहर पीओके तक ले जाने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं? पहली चीज, अगर आप पीओके तक ले जाने की हिम्मत रखते या उस तरह की बात करते तो आमजन जो भारत का आपके साथ खड़े होने का प्रयास करता, उसे लगता है कि आप भारत को विस्तार देने की या जो पहले जो भारत था उसको एक करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग रखवा दीजिए, लेट मी कंप्लीट उस्मानी जी, लेट मी कंप्लीट को भेज दीजिए, उस्मानी जी लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, बीजेपी है जो जिसका अधिकार क्षेत्र उसको बोलिए। लेट मी कंप्लीट। हाँ, आप जो है भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। उसके अंदर जो है जो केंद्र शासित प्रदेश अभी जो निर्माण हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, आप उसके लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते हैं, क्यों करते हैं भाई? और दूसरा में लोगों की बात मैंने क्यों की है? मान लीजिए इस भारत माता के जो 4 जो लोग बेटे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेटे के लिए अलग कानून हो, दूसरे बेटे के लिए अलग कानून हो? अगर अपराध होता है तो ये कहां का जोड़ना है? मुझे समझा दीजिए। जो तमाम जो है बहसों में इस बात की चर्चा होती है कि भाजपा जो आप विषय रखते जा रहे हैं। लास्ट पर्सन है इस डायस के, उनके बाद डिबेट ओपन करता हूं। जी सर। प्रतीक जी, इसे नाम चाहे भारत जोड़ो का दें, चाहे हाथ जोड़ो का दें, चाहे रैली जोड़ो का दें, या शुभकामनाएं तो दी हैं आप लोगों ने, अंततः तो ये वोट जोड़ो यात्रा है। वाह, बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से प्रखर वाह आया है, बीजेपी की तरफ से प्रखर वाह है। अभी थोड़ी देर में आहा भी करेंगे। अच्छा अभी वाह किया, अभी आहा भी करेंगे। जी ये वोट जोड़ो यात्रा, और इससे साफ बात कुछ हो नहीं सकती। और लोकतंत्र, और मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं, यद्यपि मैं बहुत पुरजोर समर्थन भी कर रहा हूं राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो मेहनत है, जो उनका जो विजन वो पेश कर रहे हैं, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे कह रहे कि राहुल आपको इनवाइट किया, पार्टी लाइन से केसीआर के यहाँ चले गए। अभी सबके बीच में बोलेंगे तो सर केसीआर के यहाँ आप गए? नहीं, आप भारत जोड़ो लोरी तक बात आप इनकी तरफ से बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी लाइन से हटके भी मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। क्या बात है, ये बात, क्योंकि जोड़ना हमेशा ही एक महान काम होता है, तोड़ना घटिया काम होता है। ये समाजवादी सोच है। जोड़ने का काम कोई भी करे वो अच्छी बात है। अब होगा क्या? अब चुनाव का एजेंडा कैसे तय होगा प्रतीक जी? भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी और उसके समर्थक पूरी कोशिश करेंगे कि इसे हम सनातन पर, हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर ही टिकाए रखें, इससे ज्यादा लोगों को सोचने न दें। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमें किसानों के मुद्दों पर, मजदूर के मुद्दों पर, नौजवान के रोजगार पर, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर फोकस करें। अब यह लड़ाई चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये होगी। अब कामयाब ये होते हैं क्या? एक लोगों को गुमराह कर पाएंगे धर्म के नाम पर, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, नकली नारों के नाम पर, सनातन के नाम पर, या हम लोगों को समझा पाएंगे कि भैया आपका रोजगार छिन रहा है, आपका पेट्रोल कहां पहुंच गया, रुपए की कीमत कहां पहुंच गई, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। और आखिर में एक बात और कह के, भाई साहब ने अभी जिक्र किया कि नेहरू जी ने यह कहा था, बिल्कुल गलत कोट किया। नेहरू जी ने इसके उलट बात कही थी। भारत एक खोज का परिभाषा ये नहीं है जो मैंने दी है। नहीं, आप बता देना अपनी बात जी प्लीज, आप बता देना। मैं कह रहा हूं भारत एक खोज के पहले ही चैप्टर में नेहरू जी कहते हैं कि ये
ये नदियां, ये पहाड़, ये पेड़, ये खेत राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र आप हो, ये जनता राष्ट्र है और जनता की बेहतरी ही राष्ट्रवाद है। जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। डिबेट ओपन है, सारे लोगों ने सारी बातें रखी। आपके सवाल है, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। कांग्रेस के भी ऑफ कोर्स, कांग्रेस से बिल्कुल सवाल और जवाब है, और रहमानी जी ने कुछ बात अपनी रखी डायमेंशन पे। बीजेपी, प्रतीक जी, आपके दर्शक और जनता भी सुन रही होगी कि इस पूरी डिबेट को Now the debate is open. सनातन धर्म, धार्मिक मजहब पर कौन लेके गया? कौन आज इस देश में मजहब की बातें कर रहा है? भारतीय ये जनता लोगों ने पार्टी सुना होगा। हमेशा ही ये भारतीय वही जनता पार्टी लोग ले हैं। जाती है। अब भाटी जी, अभी तो आप नहीं, बड़ी आपने पूछा दुहाई दे कौन रहे लेके थे। गया? नहीं, मैंने केवल जवाब दिया। पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं। बता नहीं रहे, आप पूछ रहे हैं कौन लेके गया। चलिए, कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी। ये तो दर्शक आज की डिबेट सुनकर तय कर लेंगे कि रहमानी साहब डिबेट को कहां लेकर जाना चाहते थे, जैसा आमतौर पर वो अन्य डिबेट में किया करते हैं। आप ही ने दूसरी, शुरू किया था जनाब। इस देश आप की, बताइए, जब सुनिए, आपने कांग्रेस अपने की बात समय में की यदि तो बोलेंगे तो ठीक आपने रहेगा। कहा कि सनातन का अपमान कर रहे हैं। मैंने नहीं बोला। ये आप ही ने फरमाया सुनिए, था, सुनिए और ना यहीं भाई। से सारा का सारा अरे भाई, सुनिए, आपने सुनिए, तो सुनिए। negate कर दिया। और मैंने बिल्कुल कहा ठोक ये के कह रहा हूं कि अरे भाई, सनातन का सुनिए अपमान तो। इस यात्रा में हुआ है। ये पॉलिटिकल डिबेट देखिए, है, और पॉलिटिकल में राजनीति। अरे भाई, आप राजनीति 100 में दफे धर्म का अपमान कोई कर ताल्लुक चुके हैं। नहीं है। आपके कारण कोई कई ताल्लुक लोगों नहीं है। की जान खतरे में देश में चली गई। कोई आप मुझे ताल्लुक ज्ञान मत नहीं है दीजिए, राजनीति का शांति धर्म से से। सुनिए। तो आपके पुराने जब बयानों धर्म को से- कोट करके मैं लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, वहां पे नहीं जाएंगे हम। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं मैं जाना। आज प्रतीक जी आपको ले जाना राजनीति चाहता में हूँ। रहिए। रहमानी साहब, आपकी अरे सरकार भाई, आप खतरे चुप में है। रहिए। रहमानी साहब, आप आपकी सवाल सरकार पूछ लीजिएगा। खतरे में है। आप- रहमानी आपका- साहब, आपका सवाल पूछ लीजिएगा। आई विल गिव यू। मैं देश के चैनलों से भी कहना चाहता हूँ, सरकार खतरे में है। मैं देश के नहीं। चैनलों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसे लोगों को पॉलिटिकल डिबेट में बुलाएंगे जिनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भारत सरकार ने उस पर बैन कर दिया हो, वैसे लोग देखिए, देश को कौन सी personalize दिशा करना देंगे? चाहते हैं। ये एसडीपीआई के चेहरे हुआ करते थे, जो पीएफआई अरे जिसकी आप पेरेंटल लोग किसके ऑर्गेनाइजेशन चेहरे I will give you a chance. ये I will आज give you a chance. देश और ये I will give you a देश chance. और किसके एक देश चेहरे की थे और अखंडता किसके की हैं? बात कर आप रहे ये हैं। बताइए। आप रहमानी जब साहब, I will बोलिएगा give you तो आप chance. I will give you chance. Just सुनिए, believe me. सुनिए, Just believe me. Just believe me. मैं तो डिबेट को बहुत अच्छी दिशा देना चाह रहा था, बीच में बर्दाश्त नहीं हो रहा आपको। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। भारत जुड़ेगा कैसे? राहुल गांधी जी को जब मौका मिला, एक बार वो गए रैली करने जयपुर। उन्होंने कहा कि महंगाई के ऊपर रैली करेंगे। वहां हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, हिंदू कैसे पीठ पे छुरा मारता है, कौन छाती पे छुरा मारता है, ये बहस कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूं, पूरी 100-150 दिन की यात्रा में राहुल गांधी जी ने महंगाई पर कब बात की, शिक्षा पर कब बात की, और बात करते करते 1.5 महीने यात्रा को बीते। आज प्रतीक जी, महंगाई दर 5% से नीचे आ चुकी है, जो इनके मनमोहन सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। आज चीनी का उत्पादन बढ़ा, उसका निर्यात बढ़ा, चाय का निर्यात बढ़ा है रसिया में, जीडीपी का यूके में, हमारी मांग बढ़ रही है। हमारे जो है 2014 का हमारे यहाँ स्मार्टफोन का निर्यात 70% तक बढ़ा। $10 बिलियन का इसी महीने हमारी विदेशी मुद्रा भंडार Right. I've taken your point. मुद्दों की बात करिए। राहुल गांधी मुद्दों की बात कब करते हैं? राइट कब करते हैं मुद्दों की राइट बात? सर, मैं कांग्रेस की इस बात के लिए बहुत तारीफ भी करता हूं। आपने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, लेकिन मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है, क्योंकि इन्होंने कोई बात कही रहमानी साहब को। रहमानी साहब से मैंने वादा किया कि आई विल गिव यू टाइम। रहमानी साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप पीछे भी जा सकते हैं, माजी में भी जा सकते हैं, बोलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अच्छा डिबेटर वो है जो पीछे को छोड़े और आगे की तरफ देखे और आगे बढ़े। डिबेटर अच्छा वो होता है। एंड आप रिस्पॉन्ड वो करिए जो इन्होंने वो सवाल पूछा था, बाकी पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं वही बात कह रहा था कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं, और राजनीति में जब कोई आदमी पर्सनल होकर बात करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी दलील में कमजोर हो रहा होता है। इसलिए मैं पर्सनल होकर पीछे जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आगे को अगर हम देखें तो हमारे लिए समस्याएं वो हैं जो भाटी जी ने उठाई हैं। देश की वो समस्याएं हैं, देश के वो ज्वलनशील मुद्दे हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मुझे कांग्रेस पे भी आपत्ति है कि आपने उस पर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं किया। उस रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए हैं, जो इस देश से सरोकार रखते हैं कि तमाम दौलत मुल्क की इकट्ठा होकर 21 लोगों के हाथों में चली गई है। जो कैश फ्लो मुल्क में है, वो कैश फ्लो कब होता चला जा रहा है। कीमतें 2014 में कहा थी और 2022 में कहा है, उस पर बहस होनी चाहिए। रोजगार लोगों के
राइट सर, टेक इट योर पॉइंट। मैं चुनौती देता हूं, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से 2019 तक के आंकड़ों पर बहस कर लीजिए, महंगाई दर का पता चल जाएगा। आज अगर 5% से नीचे महंगाई आई है, पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही है, कोविड काल के कारण एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस पर आप बात कर रहे हैं। आप मनमोहन सरकार के कार्यकाल से तुलना करिए, हम तैयार हैं तुलना करने के लिए। सर, टेक इट योर पॉइंट। कांग्रेस पीएफआई से अपना रिश्ता भी बताइए। मैं आशा करूंगा कि मेरे समय को ना खाया जाए। मैं आशा करूंगा कि ये दोनों लोग चुप हो जाएं। तस्लीम रहमानी का मैं सभी क्या कह रहा हूं, सभी साथियों से मैं वफा कर रहा हूं, तू जफा कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है। संगठन के सरगना हमसे राष्ट्रहित की यदि इस तरह से डिबेट चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल कमांड में रहेगा। कोई बात नहीं। कांग्रेस विल नाउ, मैं आशा करूंगा कि मेरी बात पूरी हो। मैं किसी के बीच नहीं बोला हूं जी। और रहमानी साहब ने एक तोहमत जरूर लगाई है और इनका राइट है, एक नागरिक होने के नाते। कांग्रेस पार्टी एक प्रतिपक्षी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर लगाना चाहिए प्रश्न और उसका उत्तर मैं दूंगा। ये जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा है, आय की असमानता उसका एक केंद्र बिंदु था कि देश में कैसे आय की असमानता बढ़ रही है। 10% अमीरों के पास कैसे 64% संपत्ति आ गई है, 1% के पास कैसे देश की 40% संपत्ति जो संकेंद्रित हो गई है, कैसे इनके कुछ खास मित्रों के पास 30% देश का बंदरगाह से लेके बिजली घर से लेके सभी जगह उनके पास आ गया। और जिस विमान से, जिस बड़े जहाज से आए थे वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के पहली बार, उस मित्र के पास देश में 8 साल में उसकी 50% उनकी जो है 50 गुनी संपत्ति कैसे बढ़ गई है। यह प्रश्न है आय की असमानता का प्रमुख प्रश्न है। 10 सेकंड, इन लोगों ने बहुत प्रश्न हम पर तोहमत लगाई है। चाइना का प्रश्न है, किसने कहा नहीं घुसा, कौन नहीं आया? आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से चाइना शब्द निकलता है क्या? दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं पादरी और इनको यही बोलेंगे जो है राम जन्मभूमि मंदिर के जो पुजारी महोदय हैं, उन्होंने जो इस यात्रा की प्रशंसा की वो इनको नहीं दिख रही है। यही इनका दूसरा चेहरा है। और पुजारी इसी तरह के पुजारियों की बात राहुल जी करते हैं कि भक्ति इतनी हो गई है, अंधभक्ति इतनी हो गई है कि भाजपा के अलावा देश में राहुल गांधी जी ने इन्होंने जितने मुद्दे गिनाए उसमें राहुल गांधी जी ने एक बाइट दियो कभी सारा दिखा दीजिए, दिखाइए ना आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी किसी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। अरे भाई कहेंगे भारत की सेना कहिए दिखाने के लिए, राहुल गांधी कहेंगे, मीडिया देश राहुल गांधी के सलाहकार कहेंगे कि हिंदू वोट बैंक की जरूरत है। और ये आप जो है आप पीसी रोज है, लेकिन पीसी दिखाने वाले कौन है? मीडिया के लोग हैं। अरे लोग वो दिखाएंगे तब ना होगा। अरे भैया मीडिया ने तो ये भी दिखा रहे हैं भाई, उन्होंने कहा आय की असमानता पे, आय की असमानता पे अमीर और गरीब की खाई पे मैंने बोल दिया, अपने नजर से दिखता है। मैंने बोल दिया जो मैंने कहा, मैं कोट कर रहा हूँ। दिखती है कितने वर्षों में ये ट्वीट पर कितने वर्षों में आय की असमानता राहुल गांधी को यूपीए सरकार में क्यों नहीं दिखी? जब वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया करते थे, ट्वीट पर है उनका, ये ट्वीट पर ऑर्डिनेंस फाड़ दिया करते थे। जी, 8 वर्ष में 50 गुना संपत्ति बढ़ी है। अच्छा जी, आपके मित्र की जो राजीव गांधी जी का कार्यकाल में उड़ान भर रहे थे, 50 नहीं 50 गुना नहीं, राजीव गांधी के कार्यकाल में उड़ान भर बढ़ा रहे दिया, थे। जिस पे अडानी अंबानी दोनों इंदिरा राजीव के कार्यकाल में पैदा हुए। मैंने नाम नहीं लिया। नहीं प्लीज मैं बता रहा हूँ ना, लीजिए मित्रों का नाम जरूरी है। राजीव के मित्र थे क्या? राजीव और इंदिरा के मित्र थे क्या? देखिए 10,000 करोड़ रुपया प्रचार पर इन्होंने खर्च किया है। मोदी जी ने अपना चेहरा चमकाने पर टैक्स पेयर का पैसा 10,000 कौन जवाब देगा? चेहरा होता है, चेहरा चमकता है जी, जब पीआर करने से नहीं चमकता। सही पॉइंट, दुखद है। पीआर करने से नहीं चमकेगा चेहरा। राहुल गांधी को कितनी हाँ जी खर्च कीजिए। मुझे राहुल गांधी जी का जो मूव है ना, ये बड़ा लेट है। मुझे एक शेर याद आता है कि किस सलीके से मताए होश खोते रहे, किस सलीके से मताए होश खोते रहे, गर्द चेहरे पर जमीती आईना धोते रहे। तो जनाब जो शिक्षा नीति में बदलाव की बात करते हैं, या तमाम जो अभी रोजगार जो है जिसमें सम्मान की बात करते हैं, स्वरोजगार के सम्मान की बात करते हैं, अगर यही मूव इन्होंने करीब 7 या 8 साल पहले 2014 की बिगनिंग में लिया होता तो मेरे ख्याल से इनको समर्थन तुलनात्मक जो अभी है उससे ज़्यादा मिलता। अभी हमारे मित्रों ने कुछ बात की, आंकड़ों की बात की,
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो आज वर्ल्ड में 5वें पोजीशन पे है, क्या ये झूठ है क्या? हाँ, अगर अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करेंगे ना, तो आपको समावेशी तौर पे, समग्र तौर पे आकलन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2011-12 में देश की अर्थव्यवस्था कहां थी? दूसरा 2011-12 में कहां थी? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में थी भारत की। ये गलत है आपका आंकड़ा। ठीक है, अंधभक्ति कीजिए, लेकिन इतना चश्मा मत लगाइए। देश में गरीबी नहीं, देश में महंगाई नहीं है क्या? शब्दों का ध्यान रखिए। पेट्रोल खरीदते हैं, जलाते हैं। पूछिएगा गैस का दाम क्या है? बताइए आप जरा। देखिए, गैस का सिलेंडर पीएनजी आता है, सीएनजी आता है, पेट्रोल और डीजल आता है या नहीं आता है? महंगाई और बेरोजगारी क्या है? ताकि वो खुल के सबके सामने ना आ पाए। प्रश्न है उनसे बोलने दीजिए ना। जिनसे प्रश्न है उनसे बोलिए ना। ठीक है, उनसे प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मिर्ची लगती है, अंधभक्तों को मिर्ची लगने वाला। कितने रुपए पेट्रोल? पेट्रोल कितने रुपए है? बताइए। डीजल कितने रुपए है? इधर बताइए। गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? इधर बताइए जरा। महंगाई दर बता देता हूँ। पेट्रोल डीजल का दाम बताइए। पेट्रोल डीजल का दाम बताइए। मनमोहन सरकार में कभी भी महंगाई 2.5 से नीचे नहीं आई थी, और से ऊपर नहीं गई थी। पेट्रोल डीजल का दाम बताएंगे, न रोजो लोगों की रोजगार खत्म होगा, इसका दाम बात करेंगे। लॉन्च कर लीजिए, 2 करोड़ उड़ नहीं पाएंगे। 2 करोड़ कितना भी लॉन्च कर लो, 20 प्रोडक्ट जब वक्त एक थोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। कोई विपक्षी दल एकजुटता से गठबंधन बनाता दिख नहीं रहा है। 24 के लिए कांग्रेस मेरा दिल ये पुकारे आजा गा तो रही है, पर कोई आता दिख नहीं रहा है। यात्री निरंतर बढ़ते रहेंगे कर्तव्य पथ पर, हौसला अभी बाकी। 24 रिजल्ट के बाद समीक्षा में कहेंगे, क्या कहेंगे कांग्रेसी? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। प्लेस में एक होटल में भीषण आग लग गई है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई के चेंबूर में आरबीआई स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगने की बात कही जा रही है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 3 घरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के सोनीपत में एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्सप्रेस वे पर रील बनाकर मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के नासिक में लड़के को तलवार लहराते हुए रील बनाने पर बड़ी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कैमूर में 2 महिला सिपाहियों ने एक 72 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के जालंधर में कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के बीच आपस में मारपीट हो गई। थ्रोबॉल को लेकर के विवाद आगे बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने गुजरात की महिला को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक गहने की दुकान में चोरी करने के आरोप में इस महिला को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। आसपास के लोगों ने तेल की लूट मचा दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रात में सोते वक्त यह बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जमकर मारपीट की।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ना कटाई विवाद सुलझाने पर पुलिस वालों से लोगों की मारपीट हो गई है। पुलिस की पिस्टल छीनकर लोग भाग गए। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर अब हाई लेवल कमेटी ने पहली बार बैठक की है। इस बैठक में 8 सूत्रीय प्लान बनाया गया है। एनजीटी ने इस हाई लेवल कमेटी की जिम्मेदारी उपराज्यपाल को सौंपी है। राजस्थान के बीकानेर में बाबा रामदेव ने हवन किया है। कहा कि पीओके को भारत में शामिल करने के लिए हवन और संकल्प लिया गया है। रूस से गोवा आ रहे विमान को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। 238 यात्रियों से भरा ये विमान उज्बेकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को चिट्ठी भेज करके समीक्षा मिशन भेजने की अपील की है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी तय हैं। पेरू में सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक के 53 लोगों की यहां मौत हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बोट के जरिए लोगों को तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। कोसोवो में बाढ़ की वजह से तबाही मची है। खेत से लेकर रिहायशी इलाकों तक सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। सर्बिया में बाढ़ की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। स्कूलों को अब बंद कर दिया गया है। जगह जगह पानी भरने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की नाराजगी सामने आई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट ने दावा किया है। यूक्रेन के कीव में रूस ने जबरदस्त हमला करने की रणनीति बनाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को घर में ही घेरने का एक नया प्लान बनाया गया है। रूस का एक बार फिर से यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो सकता है। बेलारूस से यह तस्वीरें सामने आई है जिसमें हमले का दावा किया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच में सेना के जवान तैनात हैं। कड़ाके की ठंड के बीच में गश्त लगाते जवानों का वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढके नजर आए। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। पर्यटकों के साथ कारोबारियों के चेहरे भी यहां खिले नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी हो रही है। 1 डिग्री सेल्सियस तक के यहां तापमान दर्ज किया गया है। लोगों को अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जम्मू के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी के बीच में ही धूप भी खिली है। कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ हद तक इससे राहत मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। उत्तराखंड के औली में सड़क पर बर्फ जमने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। रास्ता खोलने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू के पटनी टॉप और नत्था टॉप में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहां पर सैलानी जो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी के बीच में पहाड़ों से पत्थर गिरने का भी सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 को यातायात को रोक दिया गया है। उड़ानों पर भी अब घने कोहरे। से दहला जम्मू कश्मीर का नरवाल इलाका, करीब 7 लोग घायल। फॉरेंसिक मौके पर जांच में जुटी। कुश्ती महासंघ ने खेल मंत्रालय को भेजा जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा साजिश और निजी स्वार्थ के लिए पहलवानों ने किया धरना प्रदर्शन। कोलकाता में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद तोड़फोड़। धर्मतला इलाके में हुए हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। शिवराज सिंह चौहान ने वहां शिरकत की और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी यहां मौजूदगी दर्ज करवाई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई है। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, यूपी भी तरक्की कर रहा है। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं और संतों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी गई है। गंगा नदी में लोगों ने यहां स्नान किया है। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 जगहों पर एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। ब्लास्ट में 7 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर ली है। स्टिकी बम के जरिए धमाके की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द एनआईए की टीम भी धमाके वाली जगह पहुंचेगी और जांच पड़ताल शुरू करेगी। बिहार के कटिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर देर रात एक बार फिर से पथराव किया गया है। यात्रियों को जोरदार आवाज आई और फिर शीशे टूटते दिखाई दिए। मुंबई में पुलिस ने 22 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। लड़के पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को गंदे मैसेज करने का आरोप है। जतिन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही की मानहानि याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक होटल में भीषण आग लग गई है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई के चेंबूर में आरबीआई स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टूरिस्ट बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगने की बात कही जा रही है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 3 घरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के सोनीपत में एक आदमी ने सड़क किनारे खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। पंजाब के लुधियाना में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्सप्रेस वे पर रील बनाकर मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र के नासिक में लड़के को तलवार लहराते हुए रील बनाने पर बड़ी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कैमूर में 2 महिला सिपाहियों ने एक 72 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के जालंधर में कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के बीच आपस में मारपीट हो गई। थ्रोबॉल को लेकर के विवाद आगे बढ़ा और बात मारपीट तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने गुजरात की महिला को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक गहने की दुकान में चोरी करने के आरोप में इस महिला को पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया है। आसपास के लोगों ने तेल की लूट मचा दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रात में सोते वक्त यह बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत में छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ना कटाई विवाद सुलझाने पर पुलिस वालों से लोगों की मारपीट हो गई है। पुलिस की पिस्टल छीनकर लोग भाग गए। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई पर अब हाई लेवल कमेटी ने पहली बार बैठक की है। इस बैठक में 8 सूत्रीय प्लान बनाया गया है। एनजीटी ने इस हाई लेवल कमेटी की जिम्मेदारी उपराज्यपाल को सौंपी। राजस्थान के बीकानेर में बाबा रामदेव ने हवन किया है। कहा कि पीओके को भारत में शामिल करने के लिए हवन और संकल्प लिया गया है। रूस से गोवा आ रहे विमान को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। 238 यात्रियों से भरा ये विमान उज्बेकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को चिट्ठी भेज करके समीक्षा मिशन भेजने की अपील की है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी तय हैं। पेरू में सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। लीमा में 11,800 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक के 53 लोगों की यहां मौत हो गई है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ की वजह से हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बोट के जरिए लोगों को तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। कोसोवो में बाढ़ की वजह से तबाही मची है। खेत से लेकर रिहायशी इलाकों तक सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। सर्बिया में बाढ़ की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। स्कूलों को अब बंद कर दिया गया है। जगह जगह पानी भरने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की नाराजगी सामने आई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट ने दावा किया है। यूक्रेन के कीव में रूस ने जबरदस्त हमला करने की रणनीति बनाई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को घर में ही घेरने का एक नया प्लान बनाया गया है। रूस का एक बार फिर से यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो सकता है। बेलारूस से यह तस्वीरें सामने आई है जिसमें हमले का दावा किया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच में सेना के जवान तैनात हैं। कड़ाके की ठंड के बीच में गश्त लगाते जवानों का वीडियो भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद चादर से ढके नजर आए। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों और गाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। पर्यटकों के साथ कारोबारियों के चेहरे भी यहां खिले नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी हो रही है। 1 डिग्री सेल्सियस तक के यहां तापमान दर्ज किया गया है। लोगों को अब घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जम्मू के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी के बीच में ही धूप भी खिली है। कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ हद तक इससे राहत मिली है। ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं स्टूडियो के अंदर। बातचीत ऑफ कोर्स मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बस सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। जी हां, बहस जो ब्रेक में हो रही थी वो इतर मुद्दों पे हो रही थी, यानी मुद्दा जो था वो दूसरी तरफ चला गया। रामचरितमानस भी था और बात इस पर भी आई कि जेडीयू के एक नेता जो मंत्री भी रहे, वो एमएलसी थे, एमएलसी थे, उन्होंने ये बात कही कि मुसलमानों के प्रोटेक्शन के लिए एक मुस्लिम एक्ट बनाना चाहिए। रामचरितमानस पे बहस चल रही, ये भी बात आई। हाँ, ये बात सच है कि हमने जो डिबेट शुरू की थी वो जोड़ने के क्रम में शुरू की थी और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में थी। डिबेट ओपन है क्योंकि सारे लोग बोल चुके हैं। डिबेट ओपन है, मुद्दा वही है जहां पे बातचीत का सिरा मैंने छोड़ा था। जी हां, भाटी साहब रामचरितमानस पे कह रहे थे कि मुझे आप 1 to 1 का दे दीजिए, और जो कि उन्होंने शैलेंद्र जी की तरफ इशारा किया था। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी, पहला आप बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं और बिल्कुल सौगंध की तरह वादा लेना चाहता हूं आपसे। आप जो दूसरा बोलेगा तो आप इसमें बीच में नहीं बोलेंगे, और वॉइस वॉल्यूम जो है यहां पे वो तर्क नहीं चलेगा कि हमको तेज इसलिए बोलना पड़ता कि जनता सुनती है। बस ठीक। यदि कोई मर्यादा तोड़ेगा तो मैं भी मर्यादा कोई तोड़ ही नहीं सकता। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मर्यादा तोड़ता है तो वो डिबेट के काबिल नहीं है। मोदी जी की तरह नहीं लीजिए। नहीं, आप तंज नहीं करेंगे। उपाध्याय जी तंज, ये गलत प्रतीक जी, है। देखिए प्रतीक जी लगातार बोल रहे थे पर कैपिटा इनकम के विषय में, तो मैं छोटा सा आंकड़ा दे दूं। 2013-14 के अंदर उस समय में पर कैपिटा इनकम जो भारत की थी वो थी 74,620 रुपए, और इस समय में जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम है मोर देन 1.5 लाख इस समय में। ये गूगल आप कर लीजिए, अरे छोड़ दीजिए भैया, गूगल कर लीजिए। पर कैपिटा इनकम में इतना इजाफा हुआ है। देश के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया द्वारा किस प्रकार से देश के अंदर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। तभी हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और लगातार तीसरी की तरफ अग्रसर है। लेकिन मैं इसके साथ में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जो कि ब्रेक में जो बात हो रही थी, किसी को भी अधिकार नहीं है मेरे श्रद्धेय धर्म ग्रंथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने का। कोई नहीं लगा रहा है, किसी के ऊपर अधिकार नहीं है, कोई इतना बड़ा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं,
हम किसी के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोलते, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि रामचरितमानस जैसे परम श्रद्धेय ग्रंथ, जो कि करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा का जीवन केंद्र और मरण का प्रश्न है, बिल्कुल, उसके अंदर कोई करेक्शन करने की हिम्मत करे या बताए कि गलती है सर, तो इसका मतलब उनको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी आंख का जो है ना चश्मे का धूल है, थैंक यू सो मच, पड़ेगी। थैंक यू। किसी की कोई हिमाकत नहीं है करेक्शन करने की, ना किसी का कोई इच्छा है और ना ही किसी को इजाजत है कि कोई करेक्शन कर रहा है। रही बात करबला की, रही बात करबला की, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। करबला में आप भी दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। करबला में क्या हुआ? आप भी दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, तो बस भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का दिख सपना है। ऐसे लोग राजनीति करते हैं धर्म के ऊपर, आरोप हम पे लगाते हैं आप लोग, लेकिन असलियत में कौन असलियत में कौन धर्म की राजनीति करता है? आपने अभी स्टेटमेंट दिया, दिख गया। उन्होंने कहा अगर किसी को वैल्यू लगेगा तो उस पर रिएक्ट करेगा, अगर उसको वैल्यू नहीं लगेगा तो मेरी डिबेट पे उसको रिएक्ट भी नहीं करेगा। मैं तो इतना भी कह दिया मैंने जी। नाउ टाइम योर। समाजवादी पार्टी, बात अभी हुई अर्थव्यवस्था पे। जो आर्थिक नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा ही मानती रही है, और अभी थोड़े दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया था जी। हमारा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों की अर्थनीति एक जैसी है, दोनों पूंजीवादी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियां इनसे अलग हैं। समाजवादी पार्टी का हमेशा नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव जी थे, बच्चों की फीस कम की गई, बेटियों की फीस माफ़ की गई, बेटियों को कन्या धन दिया जाता था, 17 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए गए, नहरों का पानी किसानों के लिए फ्री किया गया, नहर और सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री किया गया। 1800 एम्बुलेंस अखिलेश जी ने दी, जिनमें गरीब लोगों को घर से लेकर जाती थी, अस्पताल पहुंचा दी थी। अब वो एम्बुलेंस धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, जो हैं वो भी पेट्रोल डीजल के अभाव में खड़ी हैं। योगी जी एक भी एम्बुलेंस नहीं दे पाए। उसके बाद सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल खत्म किए जा रहे हैं। प्राइवेट की फीस और इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है। कोरोना काल में 10-10 लाख रुपए पेमेंट करके मरीजों की डेड बॉडी लेकर आए लोग। यही नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 10 अस्पतालों के खिलाफ जांच हुई, जिनमें 10 लाख 12 लाख का पेमेंट ले लिया और डेड बॉडी वापस लेकर आए, मरीज भी नहीं बच पाया। ये नीतियां देश के लिए घातक है, गरीबों के लिए घातक हैं। हम आंकड़े कुछ भी पेश करते रहे, आंकड़ों से पेट नहीं भरता, पेट रोटी से भरता है। ठीक है सर, ठीक। मैं दरमियान में जो आप भाटी जी फरमा रहे थे, इसी बात को मैं आगे लेके चलना चाहता हूं। देखिए, आपने सबने एक शब्द सुना होगा, राजनीति का सबसे मशहूर शब्द है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सब लोगों के उत्थान की बात करना। लेकिन आज जो हम राजनीति और गवर्नेंस देख रहे हैं, बदकिस्मती से ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट एक परचून की दुकान बन गई है। पूरा का पूरा हम सिर्फ अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं, और पूरी दुनिया में जब 5वीं अर्थव्यवस्था है तो आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपत्ति है ये करने पर, मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति आपको होनी चाहिए आपत्ति। लेकिन परचून की दुकान से जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करना, रहमानी साहब भाटी जी ने क्रिएट किया है। रहमानी साहब, यू हैव अ फुल राइट टू स्पीक, और मुझे इंटरप्ट करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मुझे एक शब्द पे एतराज है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था की आप तुलना, जब वो 5वीं पे है तो अर्थव्यवस्था है बड़ी, तो आप उसको परचून की दुकान करें। मैं परचून की दुकान उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए, अरे रुके, देखिए, अब आप खुद ही बीच में बोल रहे हैं, आप खुद ही बीच में बोल रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं बीच में। अब आप देखिए, आपकी मर्यादा देखिए, आपकी मर्यादा देखिए, आप खुद ही बीच में बोल पड़े। अभी कह रहे थे कि कोई और बीच में ना बोले, अब आप बोल पड़े बीच में। मैं नहीं बोला था, मैं ये कह रहा था कि वेलफेयर स्टेट का मतलब, वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि जितने सिटीजन मुल्क में मौजूद हैं, उन सबको सोशल जस्टिस, समाजी न्याय मिले, सम्मान मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, रोजगार मिले और कंफर्टेबल लिविंग मिले। पानी हो या अस्पताल हो या बिजली हो या रोजगार हो, सबको बराबरी से मिले। 91 में जब आपने ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़े, तो वेलफेयर स्टेट का जो आज सपना 2021 तक पहुंचते पहुंचते वो कहां पर है, ये आप भी भली बात जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं आप। मैंने यू नो कि मार्केट है, गैप बढ़ गया। ओपन 91 में जब आपने ओपन मार्केट इकोनॉमी तब ओपन करी, आप बीपीएल के स्टैटिस्टिक्स चेंज करते हैं, राइट सर, मैंने पॉइंट रखा, लेकिन बीपीएल मैंने पॉइंट रखा सर, बीपीएल तो खत्म नहीं हुआ। बीपीएल है देश में, तब मैं तो वही कह रहा हूं ना, लोगों के हाथों में पूरी मैंने कहा ना, तो 91 में जिन्होंने सोचा जी,
तो क्यों सोचा था ओपन मार्केट के इकोनॉमी की तरफ चलने के लिए, मार्केट इकोनॉमी ओरिएंटेड होनी, तो क्यों सोचा था? वो समाजवादी वाले ने अपनी बात बताई। नाउ सर, देखिए, इन लोगों ने अपने चरित्र से और अपने बयानों से लगातार प्रमाणित किया है कि देश तोड़ने की राजनीति कौन करता है, देश के प्रति सम्मान की भावना किस दल के प्रवक्ताओं में होती है या बाकी पैनलिस्टों में होती है, जनता रोज डिबेट पर देखती है। भारत की वैश्विक इकोनॉमी जो दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया, ये विरोध किया। नहीं, मैं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पीएफआई से रिश्ता मैंने ऐसे थोड़ी कह दिया था, रोज चैनलों पर लिख कर आते थे एसडीपीआई के महासचिव, एसडीपीआई के आजकल नहीं लिख रहे हैं, संगठन बैन हो गया, मातृ संगठन। तो मानसिकता झलकती है। जेडीयू के उस नेता की भी मानसिकता झलकती है जो कहता है कि एक अलग से अधिकार चाहिए, अलग से सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए। यानी एक तरफ देश कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, दूसरी तरफ इनको कह रहा है अलग से एक धारा 370 बना दे। विप्लव, राहुल गांधी जी जब सेना के ऊपर बात करते हैं तो उनकी मानसिकता दिखाई पड़ जाती है। जब इनके नेता शफीकुर रहमान बर्क बात करते हैं, उनकी मानसिकता दिखाई पड़ जाती है। ये देश तोड़ने वाली स्क्रिप्ट क्या हम लिख कर देते हैं और सारी तोहमत भारतीय जनता पार्टी पर। ये दोस्त जोड़ने वाले जिन्होंने 47वें भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, वो पार्टी आज भारत जोड़ने की बात कर रही है। कश्मीर के 2 टुकड़े करके पीओके बनवा दिया, वो पार्टी आज भारत जोड़ने की बात कर रही है। अक्साई चीन को चाइना को सौंप दिया, वो पार्टी आज भारत जोड़ने की बात कर रही है। और जिसके महामहिम भीष्म पितामह कहते थे कि इस जमीन पर एक घास का टुकड़ा नहीं उगता, तो महावीर त्यागी जी ने खड़ा होकर कहा था कि ये देखो मेरे सर पे एक बाल नहीं है, तो क्या मैं इस सर को कटवा दूं? वो दौर याद करिए, अपने पुराने पापों का हिसाब करते करते कांग्रेस पार्टी अंतिम चरण में पहुंच गई है। ये कांग्रेस पार्टी के अंतिम चरण की यात्रा है। देख लीजिए, हाँ, ये वही पार्टी है जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपने हजारों लोगों अरे आप नहीं थे ना, नहीं सुनूंगा, बीच में नहीं, नेहरू परिवार की नहीं थी स्वतंत्रता, आप भी शामिल थे, चुप हो जाए, आप भी शामिल थे, हो जाइए, आप भी शामिल थे। एक लाइन कह दूं, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में हजारों नाम निकल के सामने दबाया। विप्लव जी, सुभाष चंद्र बोस का भी स्टूडियो का डिबेट है, इसको भगत सिंह का भी योगदान था, चंद्रशेखर आजाद का भी योगदान था, ये सारे लोग आपके श्याम प्रसाद मुखर्जी का भी योगदान था, साहब का भी बहुत योगदान था, सावरकर साहब का भी योगदान था, क्या बात है, मुंजे साहब का भी योगदान था। अब हो गया, आप शांति रखिएगा। उधम सिंह का भी योगदान था, नेहरू परिवार का केवल योगदान नहीं था। 70 वर्षों में आपने जो दिखाया उसको हमने आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश को दिखाया। भाजपा ये चरित्र और संस्कार दिखा रही है, प्रश्न का उत्तर नहीं सुनना चाहती, पूरे देश में यही परिवार का योगदान था। गलत है सर, 70 वर्षों अरे आप प्रश्न किया, चुप रहिएगा, 70 वर्षों चलाइएगा, मलाई खाई कि हमने देश को गद्दार लोगों के साथ दिलाई आजादी, गद्दारी करना ये नहीं चलेगा। ये बताते हैं देश जान चुका है, देश को गद्दारी, देश के साथ गद्दारी करने वाले गांधी है, ये देश को अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा जान चुका है। आज जिस तरह विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी ये समर्थन करते थे। ये वो लोग थे, उस विरोध में ये लोग थे। सुन लीजिए आप, नकली गांधी, सुन लीजिए। और ये राजीव गांधी जी को मछली मार्केट मत बनाइए, सोनिया गांधी जी को दलाल, मछली मार्केट मत बनाइए, मत बोलिए। अरे दलालों, सर दलाली करने वाले यहाँ पे बताते हो अंग्रेजों के दलाल होते तुम। कौन दलाल? आप थे। आज आरएसएस के कोना में रह करके नगर बंद करते थे, ये दलाली करता है। ये राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, आवाज बंद होनी चाहिए। यदि ये होगा तो मैं नहीं बात मैं आपको एक आवाज देता नहीं तो हमें दलाली शब्द का प्रयोग किसने किया? दीजिए इनकी आवाज। दलाली शब्द का प्रयोग किसने प्लीज ऑडियो बंद करेंगे, सारी ऑडियो बंद करेंगे। सर ऑडियो नहीं जा रही है, सर ऑडियो नहीं जा रही है, सारी ऑडियो बंद कर रहा हूं मैं, सारी ऑडियो बंद। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, डिबेट में होता क्या है आजकल, होता यह है कि आदमी जब आप लगातार 3 आदमी बोलते हैं ना, ये आदमी रिप्लाई कर रहा होता है तो इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है, तो शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता, शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता है। मैं आप नॉर्मल होइए और विषय पे आइए, विषय पे आइए, विषय पे आइए, विषय पे मैं आ रहा हूं जी, विषय पे आइए। विषय है ये, हमें भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो ज्ञान दे रहे थे, मैं पूछता हूं
47 में इस देश की क्या जीडीपी थी, क्या हालात थे? पंडित नेहरू नहीं होते तो इस देश में क्या हालत उस समय होती? जहां तक बातें करते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, इंदिरा गांधी हम कहते हैं पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करने वाली थी और की पूरा देश जानता है। 90,000 सूचना क्रांति फिर शुरू हो गए। पेट में इतना दर्द क्यों हो जाता है इन लोगों को? सुन ही नहीं पाते सच बात। ये देश में IIM से लेके और एम्स तक आज भी इनके नेता जब जख्मी और किसी तरह से अस्वस्थ हो रहे हैं तो एम्स में जा रहे हैं। अरे भैया इस तरह का एम्स 2, 4, 10, 50 बना देते। 19 बन गया 8 साल। कहां है ओपीडी डॉक्टर? ना 80% डॉक्टर नहीं है एम्स में। हम एम्स में जा रहे हैं। राजीव गांधी सूचना क्रांति के जनक थे, पूरा देश जानता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के लिए लगातार लड़ती रही। आज भारत जोड़ो की बात हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है नफरती गैंग को। इसलिए नफरती गैंग को दर्द हो रहा है क्योंकि ये लोग देश को तोड़ करके सियासत करना चाहते थे। सिर्फ वो सियासत जो करने वाले लोग हैं अंधभक्त। एक उत्तर नहीं दिया, पाकिस्तान का एक उत्तर नहीं दिया, हम जो है उत्तर नहीं दिया। प्रेम की दुकान, हम मोहब्बत की दुकान ही राइट साहब, आपने बहुत अच्छा स्लोगन दिया। कंफ्यूजन की दुकान है कांग्रेस, जितना कंफ्यूजन की दुकान है कांग्रेस। देश में नफरत फैलाएंगे सर, कंफ्यूजन की दुकान। मुझे बयान में सिर्फ एक ही बात कहनी है जी, गैंग शब्द का इस्तेमाल ना करिए। बाकी आप नफरत की बात करिए, गैंग शब्द का इस्तेमाल ना करिए। मुझे देश में गैंग है, पार्टियां हैं सर, पार्टियां हैं देश में पार्टियां हैं। नफरत फैलाएंगे जी, नफरत फैलाएंगे तो इनको क्या कहें? ना गैंग नहीं, पार्टी। मेरी डिबेट में नहीं सर, मेरी डिबेट में मैं नहीं लूंगा ये शब्द। बाकी नफरती गैंग है इस देश में। ठीक है। मुझे मैंने आजादी के बाद से लेकर जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब जो है गरीबों के प्रति प्रेम, पिछड़ों के प्रति प्रेम, दलितों के प्रति प्रेम, मजदूरों के प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम दर्शाते हैं जो, और सबकी हालत क्या है वो सब जानते हैं जो। सिर्फ एक से जो प्रेम नहीं दर्शाते वो व्यापारियों से जो। तो मैं ये सब राजनीतिक दलों से कहता हूं कि भाई आप जो है व्यापारियों से जो है ना जिस तरह आप रिश्ता रखते हैं उसी तरह सबसे रखना चालू कर दीजिए। अभी मुझे जो कुछ एक आंकड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं, मुझे बड़ी आपत्ति है। 2 मित्र, मैं उनका नाम लेता हूं, अदानी और अंबानी। देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी सॉवरेन गारंटी दी है, और सॉवरेन गारंटी किसको मिलती है? एट पार विद द कंट्री। और वो कौन सा ग्रुप है? अदानी ग्रुप। तो तमाम इंटरनेशनल, रुकिए एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर। आंकड़ों से आंकड़ों से किसको दिक्कत होती है? आंकड़ों से ऐसे विद्यार्थी को दिक्कत होती है जो बैक बेंचर्स होते हैं। गुना संपत्ति बढ़ा दीजिएगा देश में। आंकड़ों से ऐसे विद्यार्थी को दिक्कत होती है जो बैक बेंचर्स होते हैं और नॉन परफॉर्मर होते हैं, तो उनको तकलीफ हो रही होगी। तो ऐसा ग्रुप जो है जिसको सॉवरेन गारंटी है, आप उससे प्रश्न खड़ा करते हैं। आप जिस चैनल पे डिबेट कर रहे हैं वो भी एक जो है ग्रुप का जो चैनल है, आपको आपत्ति है? आप अपनी बात कह पा रहे हैं जो? मैं तो पारदर्शिता के साथ बात करिए, क्या बात है? मैंने किसी को रोका नहीं, किसी शब्द पे बोला नहीं। मैं तो कह रहा हूं आप पारदर्शिता के साथ बात करिए, लेकिन शब्दों पे नियंत्रण रखिए। सबसे बड़ी चीज देखिए है क्या, जब आपको फैसला करना है, अब चुनाव दर चुनाव आप जनता के बीच जाते हैं। 2014 में गए, 2019 में गए, और तमाम जो बातें की जाती हैं कि नहीं भाजपा हिंदू मुसलमान की शुरुआत करती है। और क्या? तो एक मिनट रुकिए ना, मुझे क्या है? 2019 जैसे ही शुरू होता है पहला स्टेटमेंट आता है बहन मायावती का, और उसके बाद जो है फिर कहते हैं अरे भैया परोस के आप देते हो तो काउंटर होगा ना। 1984 में चले अरे तो 1984 में 5000 लोगों का कत्लेआम नहीं हुआ क्या? जो है बताइए ना, 1984 में क्या 5000 लोगों का कत्लेआम नहीं हुआ क्या? अरे मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास आंकड़े हैं, अगर तथ्य हैं विकास को लेकर, आप उसी में बात करिए ना। आप नहीं करते हैं जो। जी देखिए, धीरे बोलिएगा बस। देखिए प्रतीक जी, भारत जोड़ने का असली कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से किया। इस देश की छाती के ऊपर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान, इनकी देन से प्रधानमंत्री जी ने आकर अपनी राजनीतिक 1 लाख लोग मारे हैं, एक प्रधान, एक किसानों पर अत्याचार, इस देश को दिया है। इस देश को अत्याचार जोड़ा कैसे? कश्मीर हमारे देश से अलग हिस्सा इन्होंने बना दिया था भाई। समाजवादी पार्टी। मजा कहने का तब है, एक कहे और दूसरा समझे। जी बात तो सच। अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे? क्या बात है? तो ऐसी बात कहो, तर्कपूर्ण कहो कि जो दूसरे की समझ में भी आए। शोर मचाने से क्या राहुल गांधी ये समझ पाते कि वो जो बोलते हैं वो देश समझे। मोदी जी भी समझ लेते, जुमला बोलते तो जो मन की बात बोलते हैं, जनता की बात समझते, जनता की बात यदि सुन लिए होते, जनता की बात लॉजिक के साथ या इनकी बात सुन लेते, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके। 8 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। फ्रीडम इंडेक्स क्या है?
150 पर पहुंच गया। हंगर इंडेक्स क्या है? 107 पर पहुंच गया। प्रतीक जी, और 22 इंडेक्स में मुझे ऑब्जेक्शन है जो है एक एजेंसी जो 3000 लोगों का डेटा लेके जो है 140 करोड़ का आकलन कैसे कर सकती है जो है? कुपोषण एक एजेंसी 3000 लोगों में डेटा लेकर जो है